Hello बच्चों, welcome to your 7th NCERT Polity video class. We are going to continue the 8th chapter, A Shirt in the Market. In the previous video, we have studied that how a local farmer was dependent on the local trader. At the beginning, at the cropping season, the Swapna had borrowed 2500 rupees from the trader, and so she has to pay her loan, and so she was dependent on that local trader. Like this, other farmers, other local residents were also dependent on the local traders, and after that we have seen that when these cotton were in the riches in the market, how the merchants were paying a middleman role, and how the weavers were being less paid and the merchants were paying selling their product to the factories or the garment factories, we can say, and they were gaining their much benefit than the weavers. And then we have studied about the putting out system, where the merchants were giving the raw material to the weavers and the weavers were giving them final product. Okay, so this was the putting out system. And today we are going to continue with the weavers cooperative. We have seen that the weavers are paid very little by the merchant अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम. अभी हमने पीछे स्टोरी के थ्रू देखा था कि किस तरीके से जो वेवर्स हैं वो मर्चेंट के थ्रू, मर्चेंट जो उनको पे कर रहे हैं वो बहुत कम है, और मर्चेंट खुद अपना प्रॉफिट रखकर जो कंपनीज को, फैक्ट्रीज को सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट वो रखते हैं. सो वीवर्स कोऑपरेटिव्स आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर द वीवर्स. तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या है, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा. तो इस प्रॉब्लम का जो पुटिंग आउट सिस्टम है, इसमें जो प्रॉब्लम है वीवर्स को, जो उनकी अर्निंग बहुत कम हो रही है, उसको दूर करने के लिए वीवर्स कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं वो अपना काम कर सकते हैं. कैसे कि जितने भी वीवर्स हैं, एक जैसे वीवर्स जो हैं वो आपस में ग्रुप बनाते हैं, साथ आते हैं और अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो जमा पूंजी है अपनी उसको इकट्ठा करते हैं. द वीवर्स फॉर्म अ ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली. They procure yarn from the market, from the yarn dealer and distribute it among the weavers. यानी कि ये मार्केट से जो भी yarn डीलर हैं डायरेक्टली उससे जो yarn परचेज करते हैं और इनको जो भी इनके ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो वीवर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सो द रोल ऑफ द मर्चेंट इज रिड्यूस्ड एंड वीवर्स गेट अ फेयर प्राइस ऑन द क्लोथ. द कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग. यानी कि जो कोऑपरेटिव्स हैं, यानी कि जो सोसाइटी जो इनको बैंक जो इनको लोन मिलते हैं या इनके मार्केटिंग को जो भी इन्वेस्टमेंट है इसमें भी इनकी हेल्प करती हैं. तो इस तरीके से जो मर्चेंट का, यानी कि जो मिडिल मैन का रोल था वो ख़त्म हो जाता है, और जो वीवर्स हैं डायरेक्टली मार्केट पर डिपेंडेंट होते हैं, जो यार्न डीलर है उसके कॉन्टैक्ट में होते हैं और अपने कपड़ों का जो फेयर प्राइस है वो इनको मिल सकता है. एट टाइम्स द गवर्नमेंट हेल्प द कोऑपरेटिव्स बाय बाइंग क्लोथ फ्रॉम देम एट अ रीजनेबल प्राइस. और जो गवर्नमेंट है वो भी मदद करती है इन कोऑपरेटिव्स की. जैसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन्होंने चलाया था. द गवर्नमेंट प्रोक्योर्स द क्लोथ ऑफ फॉर दिस प्रोग्राम फ्रॉम द पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव. तो जो पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव उनसे इन्होंने अपना कपड़ा खरीदा, तो गवर्नमेंट ने इनको तो पे किया, तो जो इनको जो कोऑपरेटिव लूम ये था, पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव था, इनको अपने कपड़े की अच्छी इनकम हो गई. Similarly, the government buys clothes from the handloom weavers cooperatives and sell it through stores known as co-optex. साथ ही साथ ऐसे फ्री सर्विसेज देने के साथ ही जो co-optex नाम के इनके जो स्टोर्स होते हैं, यहाँ पर भी जो सरकार है अपने इन कपड़ों को बेचती हैं. जो इन वीवर्स से, इन जो कोऑपरेटिव से ग्रुप बना लेते हैं ये वीवर्स और उनसे परचेज करके इनको बेचती है. यू माइट हैव कम अक्रॉस वन ऑफ दीज स्टोर्स इन योर टाउन. तो हमारे अपने एरिया में सब जगह जो ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट है इन वेवर्स से डायरेक्टली परचेज करती है और इनको बेच देती है. देखो इस तरीके से ये इनका फंक्शनिंग दिखा गया है कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं. द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली. अब यहाँ पर आगे की बात आ गई है ना. हमने वेवर्स का देख लिया, सबसे पहले हमने फार्मर का देखा, फिर हमने वेवर्स का देखा, मर्चेंट का देखा, है ना. अब हम बात करते हैं एरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वेवर्स टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली. हमने पढ़ा था कि जो भी मर्चेंट हैं ये क्या करते हैं, इन वेवर्स से कपड़ा लेकर के कहाँ दे देते हैं, फैक्ट्रीज में या कंपनीज में जो है वो बेच देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम दिल्ली के पास की किसी फैक्ट्री का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं. द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लोथ टू मेक शर्ट. अब जो ये फैक्ट्री ये क्या करेगी, इनसे शर्ट्स बनाएगी. द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन बायर्स. और बाहर के जो खरीदार हैं उनको ये शर्ट जो है वो बेच दी जाएंगी. Among the foreign buyers are business persons from the US and Europe who run a chain of stores.
और ये जो बाहर के बायर्स हैं, जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा सामान, इसमें मेनली यूएस के या यूरोप के जो हैं अलग अलग जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनके मालिक यहाँ पर होते हैं। दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स। अब जितने बड़े स्टोर्स होंगे उतनी ही जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उनकी नॉर्म्स होंगी, जो भी टर्म्स होंगी वो उतनी ही स्ट्रिक्ट होंगी। दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइजेस फ्रॉम द सप्लायर, यानी कि कम से कम रेट पर। देखो जो भी चीज़ कोई खरीदेगा कम से कम रेट पर खरीदने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट लेने का सोचेगा, ठीक है। तो कम से कम प्राइस पर ये जो भी सप्लायर हैं ये इनसे खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं और अपने मार्केट में, अपने स्टोर्स में इनको सेल के लिए रखते हैं। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। साथ ही साथ जो नॉर्म्स है इनकी, यानी कि जो कपड़े की क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, जैसे हम ब्रांड की बात करते हैं ना, तो जो ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग कपड़ों की क्वालिटी जो है वो तय की जाती है, ठीक है। जैसे आप रेमंड की बात करो, ठीक है, रेमंड की हम बात करें या हम लेविस के कपड़ों की बात करते हैं, तो अलग अलग जो ब्रांड हैं वो अपनी नॉर्म्स तय करती हैं ना, कपड़ों की क्वालिटी जो है उनकी हमें देखने को पता चलती है। तो अलग अलग कपड़े जो ब्रांड हैं, यहाँ पर हमने रेमंड और लेविस का एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल ही लिया है, तो इनकी जो नॉर्म्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो अपने आप में स्टैंडर्ड होती हैं। साथ ही साथ इनकी जो सप्लाई है, जो डिलीवरी है, उसमें टाइम के लिए बहुत बाउंड होते हैं। किसी भी तरह का अगर कोई डिफेक्ट हो या डिले हो तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज इज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दिस पावरफुल बायर्स। और ये जो बायर्स हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे खरीद रही हैं, वो इन एक्सपोर्टर्स को हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती हैं, स्ट्रिक्ट रखती हैं, और ये जो एक्सपोर्टर्स हैं पूरी कोशिश करते हैं कि इनको शिकायत का कोई मौका ना दें। तो एक चेन बनी हुई है। देखो सबसे पहले फार्मर्स के कहाँ आए, वेवर्स के बाद हम देखें क्या आए, मर्चेंट्स के बाद क्या आ गई, ये फैक्ट्रीज आ गई। फैक्ट्रीज में अगर हम देखें तो ये क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्टर हम कह देते हैं, ठीक है। एक्सपोर्टर्स के बाद में हम देखें तो जो बड़ी बड़ी स्टोर हाउसेज हैं या हम देखें बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर ये चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो ये सब लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ये स्टोर हाउस में पहुँचते पहुँचते जो है उस चीज़ का रेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये अगर हम देखें जो इसकी शुरुआती लागत यानी कि जो फार्मर है उसको, वेवर को, मर्चेंट को, यानी कि धीरे धीरे अगर हम देखें तो इसमें जो प्रॉफिट है वो ओवरऑल जो स्टोर हाउसेज इनका ज़्यादा हो सकता है। Faced with such pressures from buyers, the garment exporting factories in turn try to cut cost. अब इनके ऊपर प्रेशर है, एक्सपोर्टर के ऊपर है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज का, फैक्ट्रीज का, तो ये क्या करती हैं, ये इनकी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करती हैं, यानी कि अपना खर्चा जो है वो कम से कम करती हैं, ठीक है, ताकि खुद का खर्चा कम होगा तभी तो प्रॉफिट कमा पाएंगी। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस। कम से कम रेट पर ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने का तरीका अपनाते हैं। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो सप्लाई दी गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट अ चीप प्राइस। तो जो बायर्स हैं, जो इनके फॉरेन बायर्स हैं, उनको भी ये सस्ते रेट पर कंपैरेटिवली दे देते हैं, इतना सस्ता ताकि इनका प्रॉफिट जो है वो कम से कम ये कमा सके। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री हैज 70 वर्कर्स, मोस्ट ऑफ देम वर वुमेन. Most of these workers are employed on a temporary basis. This means that whenever the employer feels that a worker is not needed, the worker can be asked to leave. यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर इनको रखते हैं, जब जितनों की ज़रूरत होती है उतनों को रखते हैं और बाकियों को ये निकाल देते हैं। जो इनकी वेजेस है वो फिक्स है उनके काम के अकॉर्डिंग। द हाइएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर्स हु गेट अबाउट 3000 पर मंथ। और वुमेन जो है इनको एक हेल्पर के तौर पर रखा जाता है, जैसे कटिंग के लिए, बटनिंग के लिए, आयरनिंग के लिए या पैकेजिंग के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें ओवरऑल वेजेस इनकी देखें, इतने सारे लोग जब काम करते हैं तो देखो वेजेस आपको इसमें दिखाई गई है। टेलरिंग हमने पढ़ा मैक्सिमम है 3000 पर मंथ, मैक्सिमम हम इसको कह रहे हैं। आयरनिंग यानी कि जो प्रेस कर रहे हैं कपड़े को उसको 1.5 रुपये मिलते हैं पर पीस के। चेकिंग के लिए उसको 2000 मिल रहे हैं। थ्रेड कटिंग यानी कि जो ऐसे एक्स्ट्रा धागे निकले होते हैं या बटन लगाने होते हैं उनके लिए 1500 रुपीज़ मिलते हैं ना। तो देखो कैसे वेजेस जो है इनकी काम के अकॉर्डिंग जो है वो तय की जाती हैं। लेकिन जो लोग हैं उनको काम की कमी है तो जितना भी जैसे भी मिल जाए वो काम ये करते हैं। अब जो शर्ट तैयार हो गई है, देखो जो यूएस पहुंच गई है तैयार होकर के, अब उसको देखो। अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइस एट $26। दैट इज ईच शर्ट सेल्स फॉर $26 और अराउंड 1800 रुपीज़। ये आप कैलकुलेट करेंगे $1 में कितने रुपीज़ होते हैं उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो। तो अब यहाँ पर ये देखो इस डायग्राम को दिखाया करके आपको ये जो सब चीज़ें हैं फिल करवानी है आपको।
जैसे देखो, द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर ₹300, देखो यहाँ पर दिया गया ना 300 में परचेज किया गया। ही देन स्पेंड रुपीज फॉर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के लिए उसने कितना किया, ₹400 उसने पे किया। अनदर रुपीज पर शर्ट ऑन स्टोरेज, ₹200 जो उसने स्टोरेज के लिए शो किया। डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस, दस द कोस्ट टू दिस पर्सन इज ₹900 वाइल ही सेल्स द शर्ट ₹1800। तो 900 अगर हम देखें टोटल इसको कॉस्ट पड़ी, लेकिन इसने कितने में बेच दिया इसको, जस्ट डबल 1800 में। तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया, ₹900। देखो तो ₹900 तो इसने सीधे सीधे कमा लिए, है ना। और वहीं हम उन फार्मर्स की बात कर रहे थे या वीवर्स की बात कर रहे थे, तो उनको बेचारों को क्या मिल रहा था। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट ₹300 पर पीस, जो एक्सपोर्टर है उसने कितने में बेचा इसको, ₹300 में। द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम 100 पर शर्ट। और नीचे जब अगर हम देखें, लोअर पार्ट में जब हम देखें तो उसको ₹100 पर शर्ट में पड़ी थी, यानी कि उसने ₹100 में खरीदी थी, ठीक है। द वर्कर्स वेजेस कॉस्ट अनदर ₹25 per shirt. The cost of running his office came to 25 per shirt. Can you calculate the profit per shirt for the garment exporter? तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आप बेनिफिट निकाल सकते हैं कि किस तरीके से जो है मार्केट में किसको बेनिफिट हो रहा है। तो अगर हम देखें हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, मार्केट में गेन किसको हुआ, अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट सुपरमार्केट। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। जो शुरू से हम देख रहे हैं एक चेन ही बनी हुई है। लेट अस रिकॉल हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस एंड बाइंग एंड सेलिंग। डिड दे ऑल गेन एज मच, क्या सभी को उतना ही मिला, सभी का प्रॉफिट क्या इक्वल था, बिल्कुल नहीं था। देयर वर पीपल हु मेड प्रॉफिट्स इन द मार्केट एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच प्रॉफिट एज बाइंग एंड सेलिंग डिस्पाइट देयर हैविंग टॉयल्ड वेरी हार्ड, दे अर्न लिटिल। तो जो हम फार्मर्स की बात करें या वीवर्स की अगर हम बात करें तो मेनली यही लोग हैं जिनकी मेहनत सबसे ज़्यादा रही है, लेकिन इनको ही जो है काम नहीं मिल रहा। वहीं अगर हम फैक्ट्रीज़ में देखें, मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो वर्कर्स हैं उनकी डेली वेजेस पर उनको रखा जा रहा है, तो उनको भी बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है इसके बदले में, है ना। तो एक ही जो प्रोडक्ट है उसके सेलिंग में, उसकी बाइंग में कितना डिफरेंस है देखो अपने अपने प्रॉफिट के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं मार्केट एंड इक्वालिटी की। The foreign business persons made huge profits in the market. Compared to this, the garment exporter made only moderate profit. On the other hand, the earnings of the worker at the garment export factory are barely enough to cover their day-to-day needs. जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, we saw the small cotton farmers and the weaver at Erode put in long hours of hard work, but they did not get a fair price in the market for what they produce. यानी कि जिसकी मेहनत जितनी ज़्यादा थी उसको उतना ही कम प्रॉफिट मिल रहा था. The merchants of traders are somewhere in between. Compared to the weavers, they have earned more, but it is still much less than the exporter. अब मर्चेंट्स को जब हम देख रहे थे कि मिडल मैन है वो अच्छा कमा रहा था, लेकिन उसको जब हम एक्सपोर्टर से कंपेयर करते हैं तो वो भी कम कमा रहा था. Thus not everyone gains equally in the market. Democracy is also about getting a fair wage in the market. तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ हमें ये भी देखना होता है कि जो प्रॉफिट है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ना कि इस तरीके से जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि शुरुआत से जो मेहनत कर रहा है उसको तो इतना कम मिल रहा है कि वो अपनी डे टू डे नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा, और वहीं जो फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है उसको प्रॉफिट जस्ट डबल मिल रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो सब में इक्वल नहीं है. ऑन वन हैंड द मार्केट ऑफर पीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क. यहीं पर जब हम देखें कि कहीं पर मार्केट डेवलप होती है तो वो अपने आप में अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं. अलग अलग जो लोग हैं तरह तरह के उनको काम मिलते हैं, able to sell things that they grow or produce. It could be the farmer selling cotton or the weaver producing cloth. On the other hand, it is usually the rich and the powerful who gain much profit. यानी कि जो पावरफुल हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है. देखो इस तरीके से स्टोर हाउस को हम देखते हैं. अब यहाँ पर हम जाकर के देखो एक छोटा सा एग्जांपल ही हम लेते हैं. ये बड़े बड़े स्टोर हाउसेज हैं ना, यहाँ पर जाकर क्या हम बार्गेनिंग करते हैं? नहीं करते. और वहीं जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं उनसे हम 100 रुपये 150 रुपये इतने तक हम कम करवाने पर तुल जाते हैं. तो ये चीज़ है कि जो ज़्यादा पैसा लगा रहा है, जो शो ऑफ ज़्यादा कर रहा है, वहाँ पर हमारे पास कोई वो नहीं है, और जो मेहनत ज़्यादा कर रहा है उसको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा. ठीक है, get the maximum earnings from the market. These are the people who have money and own the factories, the large shops, large in holdings, etc. The poor have to depend on the rich and the powerful for various things.
रॉ मटेरियल के लिए, काम के लिए सब डिपेंडेंट हैं. दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स. इन द केस ऑफ सपना, जैसे सपना के केस में हमने देखा जो छोटे छोटे किसान हैं रॉ मटेरियल के लिए, अपनी चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, जो भी लोकल ट्रेडर्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं. इसी तरीके से जो वीवर्स हैं वो पुटिंग आउट सिस्टम को फॉलो करते हैं क्योंकि वो भी डिपेंडेंट हैं. एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स एट द गारमेंट फैक्ट्री, जो भी वर्कर्स हैं वो कामकाज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट हैं. बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी द पुअर आर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट. और इसी डिपेंडेंसी के कारण ही जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, उनको एक्सप्लॉयटेशन होता है. देर आर वे टू ओवरकम दीज सच एज forming cooperatives of producers and ensuring that laws are followed strictly. In the last chapter we will read about how one such fish workers cooperative was started on Tawa river. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो कॉपरेटिव्स हैं, वीवर कॉपरेटिव्स बना लें और डायरेक्टली जो डीलर हैं उनसे कॉन्टैक्ट में करें, गवर्नमेंट हेल्प करे, या वेजेस के लॉ बनाए जाएँ, रूल्स बनाए जाएँ, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया जाए. तो यही कुछ तरीके हैं जिनसे इन कंडीशंस को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है और जितने भी पुअर पर्सन हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है. ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड एनी हाउ इफ देयर इज एनी डाउट you may keep me posted in the comment section. Thank you for watching. Stay connected. Soon your PDF will be available to you. Thank you.